एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव में। और बच्चों, पिछली वाली क्लास में हम क्या कर रहे थे, हमने हमारा टॉपिक फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जो है वो शुरू किया था। भाई अब फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या थे, किसी को याद है? थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह कि क्या हुआ करते थे, फ्रेजेस किसे बोलते थे। हम फ्रेजेस पढ़ रहे हैं ना इस वाले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में भी हमने फ्रेजेस पढ़ा था, तो हम हिंदी में इसे क्या कह रहे थे बच्चों? वाक्यांश। क्या कह रहे थे? वाक्यांश बोलते थे हम इनको हिंदी में। और एक चीज बताई थी इंपॉर्टेंट कि दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, मतलब ये अकेले खड़े नहीं रह सकते। मतलब कि ये कि कोई भी आप फ्रेज देखोगे तो वो एक कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं देता। क्या नहीं देता? एक कंप्लीट मीनिंग हम लोगों को वो नहीं देता है। कोई भी वाक्य होता है, वाक्य क्या होता है? वाक्य पूरा मीनिंग हमें देता है ना। हमें समझ में आता है एक वाक्य के जरिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। जैसे अब मैं बोलूं कि आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। हमें पता है कि क्या बोल रहा है, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। तो इसमें एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा हुआ है, तो इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। लेकिन एक फ्रेज जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं वाक्य में? कोई मुझे बताएगा इसका इस्तेमाल हम वाक्य के अंदर क्यों कर रहे थे? तो बेटा इसका इस्तेमाल हम वाक्य के अंदर इसलिए कर रहे थे ताकि हम क्या कर सके, क्या कर सके हम? किसी को याद है क्या बेटा? ताकि हम उसमें कोई एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर सके। जैसे मैं बोलूं कि आई एम स्लीपिंग ऑन माई बेड, तो अब यहां पर किस पर सो रहा हूं मैं? मेरे बेड पर। तो अगर हम देखें कि ऑन माई बेड जो है वो क्या है, वो एक फ्रेज है और ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक तरीके से कि भाई वो सो तो रहा है लेकिन वो कहां सो रहा है? वो अपने बेड के ऊपर सो रहा है। तो ये क्या होगा? ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। पिछली क्लास अगर किसी को याद हो तो। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑन क्या है? यहाँ ऑन एक प्रेपोजिशन है। क्या है ऑन यहाँ पर? ऑन यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। और बेड क्या है? बेड एक नाउन है जो इस प्रेपोजिशन के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? या ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है? बेटा ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है। किसके ऊपर सोया हुआ है? वो बेड के ऊपर सोया हुआ है। चलो, सो हमने ये पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में कि क्या होते हैं, ये ग्रुप होते हैं रिलेटेड वर्ड्स के जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का उसको। ठीक है, इसमें अ फ्रेज लैक्स बोथ दी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ना सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है। हमने देखा था ऑन माई बेड, तो क्या था इसमें? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ था क्या? नहीं, केवल प्रेपोजिशन था और नाउन था। था कि नहीं था? था ना? इसी तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमने लास्ट क्लास में कौन कौन से फ्रेज कर लिए थे? नाउन फ्रेज कंप्लीट कर लिया था। डिटर्मिनर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या होते हैं डिटर्मिनर्स? क्या होते हैं? जो भी हम नाउन से पहले लगाते हैं। कहां लगाते हैं? पहले, कुछ भी रेफर करने के लिए, बताने के लिए उस नाउन के बारे में। जैसे मैं बोलूं दीज एप्पल्स, तो मैंने क्या किया? एक डिटर्मिनर पहले लगा दिया ये बताने के लिए कि हम इन सेबों की बात कर रहे हैं। इसी तरीके ये सभी क्या होते हैं? ये डिटर्मिनर्स होते हैं जो हम नाउन से पहले यूजुअली लगाते हैं। राइट? तो हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? नाउन फ्रेज पढ़ लिया था, और कौन सा फ्रेज पढ़ा था? एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ लिया था। नाउन फ्रेज हो गया था हमारा, ठीक है। उसके बाद ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया था। एडजेक्टिव फ्रेज, क्या हमने एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा था लास्ट क्लास में? नहीं, आज बता देती हूं मैं आपको।
देखो हमने नाउन फ्रेज पढ़ा, प्रेपोजिशनल फ्रेज पढ़ा, अब हमें क्या करना है, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ना है। तो बेटा एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण, हिंदी में लिख देती हूं, विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते थे, विशेषण कहते थे। मतलब नाउन और प्रोनाउन को जो भी वर्ड्स मॉडिफाई करें या कॉम्प्लीमेंट करें, उनकी विशेषता बताएं या फिर कॉम्प्लीमेंट करें, उनकी विशेषता बताएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अब एडजेक्टिव्स होंगे, एक फ्रेज के अंदर क्या क्या होगा, कोई भी एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी मॉडिफायर होगा या फिर कोई डिटर्मिनर होगा। अब जैसे ये है, अ किड ऑन द रूफ इज लुकिंग एट द स्काई। क्या लिखा, अ किड, एक बच्चा, ऑन द रूफ, कहां पर है वो, छत के ऊपर। बच्चा कहां पर है, छत के ऊपर। तो इस किड की विशेषता बताई है ना यहां पे कि वो कहां पर है, ऑन द रूफ है, छत के ऊपर है। और अगर हम केवल ऑन द रूफ लिखें तो इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये फ्रेज विशेषता बता रहा है, किसकी, हमारे नाउन की विशेषता बता रहा है। ये फ्रेज जो है हमारे नाउन, नाउन क्या है हमारा, किड, तो हमारे किड की विशेषता बता रहा है कि वो किड कहां पर है, वो छत के ऊपर है। तो ये वाला जो फ्रेज है ये कौन सा फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल क्या दिया है यहां पे, द बॉय इन द शॉप इज माई फ्रेंड। क्या लिखा है, द बॉय, सब्जेक्ट क्या है यहां पे, नाउन क्या है, बॉय नाउन है कि नहीं है, कॉमन नाउन है ना बॉय, तो द बॉय नाउन है यहां पर। और अगर ये फ्रेज देखोगे, इन दी शॉप, अब अगर आप केवल लिखो इन दी शॉप, तो क्या इसमें कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, या फिर ये कोई मतलब बता रहा है हमें, ये बस बता रहा है कि शॉप के अंदर। अब ना तो इससे कंप्लीट मीनिंग निकलता है ना कुछ और होता है। तो भाई जो लड़का है जो कहां पर है, शॉप के अंदर है, तो ये इन दी शॉप जो है वो हमें किसकी विशेषता बता रहा है, किस नाउन की विशेषता बता रहा है, बॉय की, द बॉय नाउन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये कौन सा होगा। और जो भी फ्रेज किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। विशेषण को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। समझ में आया। अगला एग्जाम्पल देखो, शी बॉट अ ब्यूटिफुल ब्राउन चेयर। उसने क्या खरीदी, एक बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर की चेयर खरीदी। यहां पर आप देख सकते हो नाउन क्या है, चेयर नाउन है या नहीं है, है ना। अब अ ब्यूटिफुल ब्राउन जो है वो शी को कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहा, हमारे सब्जेक्ट को, शी प्रोनाउन को तो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, इस लड़की के बारे में थोड़ी बता रहा है, वो बता रहा है चेयर के बारे में। और जो चेयर है वो अपने आप में ही एक संज्ञा है, तो इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है अ ब्यूटिफुल ब्राउन, एक बहुत ही सुंदर भूरे रंग की, ब्राउन क्या होता है, भूरा ही बोलते होंगे शायद हिंदी में, है ना। सो अ ब्यूटिफुल ब्राउन जो है वो क्या विशेषता बता रहा है, ये वाला फ्रेज चेयर की विशेषता बता रहा है। और अगर आप इसको अकेला लिखो, अ ब्यूटिफुल ब्राउन, तो ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है ना।
तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज का। अब तो आप आसानी से पहचान लोगे किसी भी वाक्य में कोई भी एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की। तो वर्ब क्या थी? वर्ब थी हमारी क्रिया। क्रिया क्या है? वर्ब है। तो एडवर्ब, वर्ब में जब हमने कुछ ऐड कर दिया, मतलब कि क्रिया की विशेषता बता दी, क्रिया की विशेषता बता दी हमने कि भाई वो तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ना, दौड़ तो रहा है लेकिन तेज, दैट इज फास्ट। तो दौड़ने की विशेषता है कि वो भाई तेज दौड़ रहा है ना। अब क्रिया विशेषण एडवर्ब, और एडवर्ब फ्रेज अब कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? एडवर्ब का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो वो क्या करेगा? वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो यूजुअली क्या होगा? इस फ्रेज के अंदर एक एडवर्ब होगा। क्या होगा? एक एडवर्ब होगा और दूसरे वर्ड्स होंगे, जैसे कि कोई नाउन हुआ, ठीक है, कोई प्रेपोजिशन हुआ, कोई भी मॉडिफायर हुआ। दिख रहा है? कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कैसे। He drives a car in a very high speed. वो क्या करता है? चलाता है एक गाड़ी। अब गाड़ी की विशेषता तो नहीं है ना हाई स्पीड, नहीं, चलाने की विशेषता है। ड्राइव, चलाता कैसे है? क्रिया है ना ये। तो इसकी विशेषता है, इस ड्राइव की विशेषता है कि भाई वो एक बहुत ही हाई स्पीड में चलाता है। तो इन अ वेरी हाई स्पीड, इन अ वेरी हाई स्पीड, किसमें चलाता है? बहुत ही ज्यादा तेज चलाता है। तो देखो इसमें एक प्रेपोजिशन है और वेरी हाई स्पीड मॉडिफायर्स हैं इसमें, विशेषता बताने वाले। वेरी हाई विशेषता बता रहे हैं ना उसकी, एडवर्ब की, सॉरी वर्ब की। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? एक एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि ये क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? ये किसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? हमारे एडवर्ब फ्रेज का काम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट करना ही तो होता है। तो अगर वो एक एडवर्ब फ्रेज है, मतलब कि वो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उस वाक्य के अंदर, जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता। उसमें यूजुअली क्या होते हैं? नाउन हो गया, प्रेपोजिशन हो गए, मॉडिफायर्स हो गए। समझे? जैसे द रेसर वॉज रनिंग वेरी फास्ट। अब जो रेसर था ये हमारा सब्जेक्ट है, ये नाउन भी है, लेकिन इसकी विशेषता नहीं बताई गई। यहां पर विशेषता किसकी बताई गई है? दौड़ने की, रनिंग की। रन, रन वर्ब जो है यहाँ पे, रन, रन, इस रन की विशेषता, इस वर्ब की विशेषता बताई गई है इस फ्रेज में, वेरी फास्ट में, बहुत तेज। तो वेरी फास्ट, बहुत तेज क्या हो गया? एक एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया, क्योंकि ये हमारे वर्ब रनिंग की विशेषता बता रहा है, इसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आया समझ में? She always speaks in a respectful way. वो हमेशा क्या करती है? बहुत ही तमीज से बोलती है। कैसे बोलती है? हमेशा बहुत तमीज से बोलती है। तो बोलना, स्पीक, बोलने की विशेषता है, स्पीक की विशेषता है। वर्ब क्या है? स्पीक, इसकी विशेषता बता रहा है, और इसकी जो भी विशेषता बताएगा वो एडवर्ब कहलाएगा। और वो किस तरीके से? इन अ रिस्पेक्टफुल वे। तो ये जो रिस्पेक्टफुल वे है, ये क्या है? एडवर्ब है। और इन क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। तो हमने बताया था कि एक एडवर्ब फ्रेज में क्या होगा? एडवर्ब होगा, और नाउन हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकता है, मॉडिफायर्स हो सकते हैं। समझ में आया यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? एडवर्ब फ्रेज को पहचान लोगे अगर अब कभी भी कोई बोलेगा कि इसमें बताओ एडवर्ब फ्रेज कौन सा है या फ्रेज क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वर्ब फ्रेज की। किसकी? वर्ब फ्रेज की। तो वर्ब फ्रेज में क्या होगा बच्चों?
वर्ब फ्रेज में हमेशा एक मेन वर्ब होगी और दूसरी क्या होगी, एक हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, जैसे हमने पढ़ी है टेंसेस में, इज एम आर, was were, has have, had, ये सब और भी बहुत सारी होती हैं। तो ये क्या आती है, ये हेल्पिंग वर्ब में आती हैं। ये क्या मदद करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, ये बताती है कि भाई जो मेन वर्ब का एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है। जो मेन वर्ब हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब होता है हमारा एक्शन। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझो, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो क्या कर रही है, वो एक लेटर लिख रही है। सो शी तो हो गया सब्जेक्ट, इज यहां पर है हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है यहां पर, मेन वर्ब। मतलब मेन इवेंट जो है, मेन काम यहां पर क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। और लिखने का काम कब हो रहा है, ये हमें कैसे पता चला, इससे पता चला कि भाई वर्तमान काल में लिखने का काम हो रहा है। तो इसने, इस हेल्पिंग वर्ब ने मेन वर्ब की मदद की ये बताने में कि भाई किस समय वो काम हो रहा था। तो जब हमने इज का इस्तेमाल किया और राइटिंग का इस्तेमाल किया, तो जब मेन वर्ब के साथ क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो, तो ऐसे फ्रेज को हम क्या बोलते हैं, वर्ब फ्रेज बोलते हैं। जैसे इज राइटिंग, हैज टेकन, मस्ट रीच। देख रहे हो, ही हैज टेकन हिज एनुअल एग्जाम, तो हैज यहां पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और टेकन मेन वर्ब। अब हैज मतलब कि समय कौन सा है, प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा था, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक वर्ब फ्रेज बोलेंगे, जिसका अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट को, सॉरी, सेंटेंस को क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, कुछ ऐड करता है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें बताता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफिनिटिव फ्रेज। अब इंफिनिटिव फ्रेज पढ़ने से पहले हम कर लेते हैं एक क्विज। तो चलिए, आपके क्विज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, What is before sunrise? अब यहां पर ये जो बिफोर सनराइज है, ये क्या है, फ्रेज है, क्लॉज है, फ्रेज और क्लॉज दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं। क्लॉज कब होगा, क्लॉज तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। और फ्रेज के बारे में मैंने क्या बताया कि उसमें एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन क्लॉज में होता है, क्लॉज में होता है। तो इसमें देखना कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, कुछ है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेस्ड सम सो मैनी प्रॉब्लम्स, एम हटा देना यहां से, फेस्ड सो मैनी प्रॉब्लम्स। क्लॉज है, फ्रेज है, दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करी, तो इसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ है, इसमें कोई कंप्लीट मीनिंग है। सेकंड क्विज का पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। इट इज बेस्ट टू गेट अप अर्ली, अब ये फ्रेज है या क्लॉज है, इट इज बेस्ट टू गेट अप अर्ली, सुबह उठना क्या होता है, बेस्ट होता है। फ्रेज है, क्लॉज है, इनमें से कोई भी नहीं है। जल्दी से सोचो, लास्ट वन, बाय द बेबी क्राइंग सो लाउडली। देखो ये क्या, ये एक सेंटेंस है, क्या ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो फ्रेज है, क्लॉज है, दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, सो बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले, तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन है एक बिफोर, तो ये प्रेपोजिशनल क्लॉज हो गया, मतलब फ्रेज हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। फेस्ड सो मैनी प्रॉब्लम्स,
तो क्या है ये, क्लॉज है या फ्रेज है? ऑब्वियसली एक फ्रेज है, क्योंकि ना इसमें सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है, ना ही इसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकल कर आ रहा है। इट इज बेस्ट टू गेट अप अर्ली, इट इज बेस्ट टू गेट अप अर्ली, तो ये तो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना हमें, सारी बात बता रहा है हमें कि क्या होता है, सुबह उठना जो है वो बढ़िया होता है। हाँ, अच्छी बात बता रहा है, कंप्लीट मीनिंग भी है, तो ये एक क्लॉज होगा ना कि फ्रेज। आगे, बाय द बेबी क्राइंग सो लाउडली, व्हाट इज दिस? ये एक फ्रेज ही है, क्लॉज तो नहीं हो सकता, कोई सेंटेंस नहीं है, कंप्लीट मीनिंग भी नहीं है, तो क्या होगा, ये एक फ्रेज होगा, एक वाक्यांश होगा, मतलब किसी वाक्य का अंश होगा, राइट? चलिए बैक टू आवर इन्फिनेटिव फ्रेज। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, किसी को भी पता है? जब भी हम ना टू लगा दें हमारी मेन वर्ब के साथ या फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है उसके साथ, ठीक है? अगर हम क्या लगा दें, टू लगा हुआ हो अगर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, तो उसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों को जेरेंड और इन्फिनेटिव जो है उनमें कंफ्यूजन होता है। जेरेंड क्या होता है, किसी को आइडिया? अगर मैं बोलूं आई लाइक स्विमिंग, मुझे क्या पसंद है? स्विमिंग पसंद है। दूसरा मैं बोलूं आई एम स्विमिंग राइट नाउ, तो यहां पर वो ये यहां पर जो स्विमिंग है वो क्या है, वो एक्शन है, वो जो कर रहा है अभी, कि भाई मैं अभी राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूं, मैं तैर रहा हूं। सो स्विमिंग जो है यहां पर एक्शन है। लेकिन इधर अगर आप देखो कि आई लाइक स्विमिंग, तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे तैरना पसंद है। तो यहां पर ये जो स्विमिंग है ये एक स्पोर्ट की तरह है कि नहीं है? और हमने क्या कर रखा है, स्विम के साथ आईएनजी लगा रखा है। इसके बारे में हम अगले उसमें पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना इसे ही हम जीरंड बोलते हैं। बस जब हम जो वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन वो एक एक्शन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हो रही होती, मतलब उस समय वो एक्शन जो है नहीं हो रहा होता, वो एक स्पोर्ट, जैसे यहाँ पे स्विमिंग एज अ स्पोर्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन दूसरे वाले वाक्य में वो एज अ स्पोर्ट थी कि भाई वो एक खेल है। ठीक है, अब इन्फिनेटिव वाले में क्या होगा, इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे आप पता लगाओगे? तो इन्फिनेटिव फ्रेज में यूजुअली क्या होगा, एक तो टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होगी, क्या होगी, टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होगी, और उसके साथ होगा कोई भी मॉडिफायर, ठीक है, मतलब कोई भी विशेषता उसकी बताई होगी, या फिर और भी कोई वर्ड जो है वो जुड़े हुए उसके साथ हो सकते हैं। और ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज होता है ये हमेशा क्या होगा बच्चों, हमेशा ये एक नाउन की तरह या एक एडजेक्टिव की तरह या ये एक एडवर्ब की तरह, या तो ये एक संज्ञा की तरह या एक विशेषण की तरह या ये एक क्रिया विशेषण की तरह हमेशा एक सेंटेंस में पाया जाएगा। जैसे आई एंजॉय टू ड्राइव अ कार, मैं क्या एंजॉय करता हूं। सो व्हाट इज टू ड्राइव अ कार? अगर मैं केवल इतना लिखूं, टू ड्राइव अ कार, अब यहां पर कार क्या है, नाउन है ना, नाउन है यहां पर, और यहां पर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ड्राइव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यहां टू लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। और इन्फिनेटिव फ्रेज हमेशा एक नाउन की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह और एक एडवर्ब की तरह होता है।
अगला, तो यहां पर ये क्या है, एक नाउन की तरह है ना, कार क्या है यहां पर, नाउन है, समझ में आ रहा है। अगला देखो, टू गेट सक्सेस इन एग्जाम इज एन एम्बिशन ऑफ एवरी स्टूडेंट। टू गेट सक्सेस इन एग्जाम, सक्सेस मतलब सफलता पाना, तो एग्जाम्स के अंदर सफलता पाना क्या है, हर एक बच्चे का एम्बिशन होता है, उसका एक मकसद होता है। सो यहां पर गेट वर्ब के साथ, गेट क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और गेट के साथ लगा हुआ है टू। तो जिस भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगा हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं, समझे। तो यहां पर अगर हम देखें टू गेट सक्सेस इन एग्जाम, तो एग्जाम यहां पर क्या है, नाउन है। तो यहां पर ये जो फ्रेज है टू गेट सक्सेस इन एग्जाम, तो ये इंफिनिटिव फ्रेज जो है वो यहां पर इस वाक्य के अंदर एक नाउन का काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि टू गेट सक्सेस इन एग्जाम, सफलता पाने के लिए परीक्षा में, मतलब सफलता पाना परीक्षा में हर एक स्टूडेंट का क्या होता है, एम्बिशन होता है, मकसद होता है। समझ में आया। इंफिनिटिव वाला कर लोगे, अब आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, जल्दी से बताओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखो अगला एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट मेड अ प्लान टू हेल्प द पुअर। क्या किया, गवर्नमेंट मेड अ प्लान टू हेल्प दी पुअर। अब इसमें देखो अंडरलाइन किया हुआ है टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए। हेल्प क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्प हेल्प हेल्प, तो हेल्प आती है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो भाई बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगाया हुआ है, मतलब ये तो हो गया एक इन्फिनिटिव, और अदर वर्ड जिसके साथ जुड़े हुए हैं द पुअर, मतलब गरीब लोगों की। ठीक है, अब यहां पर गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक प्लान बनाया। तो यहां पर ये वाला जो फ्रेज है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्लान को, कि प्लान किसके लिए है, गरीब लोगों की मदद करने के लिए। किसके लिए है, गरीब लोगों की मदद करने के लिए ये प्लान जो है यहां पर बनाया गया है। तो ये यहां पर किस तरीके से यूज आ रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज आ रहा है हमें ये, क्योंकि हमारा नाउन क्या है, हमारा नाउन है प्लान। ठीक है, क्या है नाउन, नाउन है हमारा प्लान। अब इसको मॉडिफाई करोगे, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो ये यहां पर किसकी तरह इस्तेमाल आ रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह इस वाक्य में इस्तेमाल आ रहा है, लेकिन इसमें लिखा है टू हेल्प, मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या होगा, एक इंफिनिटिव फ्रेज होगा। क्या होगा बच्चा लोग, एक इंफिनिटिव फ्रेज होगा। आगे बढ़े, चलिए अब बात आ गई चरण की। अभी मैं पिछले वाली स्लाइड में ही आपको ये बता रही थी, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगा, और किसी के साथ तो आईएनजी लग नहीं सकता, राइट। क्या लगता है इसमें,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। सो एक जीरंड फ्रेज क्या होता है? जीरंड फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ जेरंड, मतलब उसमें एक जीरंड होगा, एक मॉडिफायर होगा और भी बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स होंगे, जैसे कि हम पहले वाले सभी में देखते हुए आए हैं। ठीक है, और ये कैसे फंक्शन करता है एक सेंटेंस के अंदर? संज्ञा की तरह। किसकी तरह? संज्ञा की तरह। जैसे आई एंजॉय, मैं क्या एंजॉय करता हूं, किस चीज में मजे आते हैं मुझे? लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो अभी इस वाक्य के अंदर देखो, जो लिसनिंग है, क्या इस समय ये क्रिया हो रही है? क्या इस क्रिया के होने की बात हो रही है? नहीं, वो क्या बोल रहा है कि भाई मुझे ना गाने सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहां पर वो गाने सुन नहीं रहा, वो क्रिया हो नहीं रही, वो बता रहा है कि वो जो सुनना है ना, वो क्या है? वो उसका पसंदीदा काम है, वो उसमें उसे मजे आते हैं। तो जब भी इस तरीके से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं, लेकिन वो काम उस समय एक्शन में ना हो, वो काम उस समय नहीं हो रहा हो, उसे हम जीरंड बोलते हैं। एंड यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, वो बोल रहा है कि आई एंजॉय, मुझे मजे आते हैं लिसनिंग टू द म्यूजिक, गाने सुनने में, लेकिन अभी इस समय वो गाने नहीं सुन रहा, इस समय वो गाने नहीं सुन रहा। सो लिसनिंग टू द म्यूजिक क्या है यहां पर? अभी ऑब्जेक्ट है, और म्यूजिक क्या है? नाउन है। तो यहां पर वो एक नाउन और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से काम कर रहा है हमारा जेरंड फ्रेज। हमारा जीरंड फ्रेज जो यहां पर है, इस वाक्य के अंदर आप देखोगे तो एक संज्ञा की तरह म्यूजिक और एक ऑब्जेक्ट की तरह कि उसे क्या पसंद आता है? उसे गाने सुनना पसंद आता है। तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह यहां पे काम कर रहा है। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? He started writing the letter. उसने क्या शुरू किया? He started writing the letter. मतलब उसने शुरू किया। तो हमने स्टार्ट जो है यहां पर मेन वर्ब है, ठीक है, ये यहां पर जेरंड है, GERUND। सो राइटिंग दी लेटर यहां पर क्या है? लेटर क्या है? एक नाउन है, और उसने क्या शुरू किया? लेटर लिखना शुरू किया। तो ये एक इस वाक्य में ये जो फ्रेज है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? इसीलिए ये यहां पे क्या होगा? एक जीरंड फ्रेज होगा। आगे बढ़े। अब पार्टिसिपल फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज, ये दो फ्रेजेस बचे हैं जो बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये है आपका ग्रामर का टाइम टेबल। क्या है ये? ग्रामर की क्लास का टाइम टेबल है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लासेस होती हैं रुबैना मैम की 3 बजे, जो क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को क्लासेस होती हैं हिंदी मीडियम के बच्चों की 3 बजे। और डेली मंडे टू सैटरडे क्लास होती है 4 बजे। बोर्ड्स एग्जाम स्पेशल श्वेता मैम आपको पढ़ाती है। अब एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है जो मुझे करनी थी, दैट इज कक्षा 10वीं के और कक्षा 12वीं के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए डाउटनट पर शुरू हो रहा है एक नया कोर्स, एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन कोर्स। क्या होगा इस कोर्स में? 10वीं के बच्चों के लिए इस हफ्ते से शुरू हो चुका है। सो 10वीं कक्षा के हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी इस कोर्स के साथ जुड़ जाएं। और कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए अगले हफ्ते से ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें आपको बहुत अलग अलग तरीके के फायदे मिलेंगे। फायदे किस तरीके से? उस कोर्स के अंदर भी होंगी लाइव क्लासेस। क्या होंगी? लाइव क्लासेस। लेकिन उस कोर्स में आपके किए जाएंगे क्लासेस के दौरान ही जितने भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, जो टीचर ने स्टार्टिंग के 30 मिनट में पढ़ाया, अगले 15 मिनट
वो आपको पूरे आपको देगा, आपके डाउट्स को देगा कि भाई मैंने 30 मिनट में तेरे को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो अगले 15 मिनट अब तेरी जो भी डाउट है वो तू पूछ सकता है। ठीक है, सो क्या करना है हमें 30 मिनट मस्त पढ़ाई करनी है और 15 मिनट खुल के डाउट्स पूछने हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज कि आप अपने डाउट्स जो है वो क्लास के दौरान ही पूछ पाएंगे। दूसरी चीज और आपको क्या फायदे मिलेंगे, डाउट्स तो चलिए आप पूछ लेंगे, क्लास के दौरान आप डाउट्स पूछ लेंगे, साथ ही साथ आपके लिए होंगी स्पेशल क्लासेस। जो ये नया कोर्स है उन बच्चों के लिए, जो भी बच्चा इस नए कोर्स से जुड़ेगा उनके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस होंगी। और ये क्लासेस कौन सी होंगी बेटा, ये क्लासेस होंगी, इन क्लासेस के अंदर मोटिवेशनल क्लास होगी, ठीक है, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, साथ ही साथ रिवीजन भी करवाया जाएगा पूरा कंप्लीट। तीसरी चीज क्या बोलोगे आप, तीसरी चीज कि जितने भी एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स से रिलेटेड लेटेस्ट खबरें आपको सभी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एनसीईआरटी पूरी डिस्कस करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और इस तरीके के बहुत अलग अलग फायदे, ट्रिक्स बताई जाएंगी, एग्जाम्स में कैसे मार्क्स लाने हैं, कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, नए कंसेप्ट्स आपको सिखाए जाएंगे इस नए कोर्स में। तो डाउटनेट का ये जो नया लाइव कोर्स शुरू हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी इससे जुड़िए क्योंकि इसके हैं बहुत सारे फायदे। एंड इसी तरीके से हमारी ये जो आज की क्लास है ये हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गई मैं नोट्स के बारे में, कि ये जो नई लाइव कोर्स हमारा शुरू हो रहा है इसमें आपको जो नोट्स मिलेंगे भाई, ये नोट्स होंगे टीचर्स द्वारा बनाए हुए, मतलब हम जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इन नए कोर्स में, इस नए कोर्स में 10वीं और 12वीं के नए कोर्स में बेटा, उसमें आपको जो नोट्स मिलेंगे वो हमारे द्वारा, जैसे मैं अभी बोल रही हूं ना, एज इट इज लिख के दूंगी, ऐसे लगेगा टीचर कॉपी में से निकल के पढ़ा रहा है। इस तरीके के बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस लाइव क्लास के नए कोर्स में। सो इसी तरीके से आई होप आप सभी इस नए कोर्स से जुड़ेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के साथ ही, और बाय बाय।